खुरम साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जो गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से हुकूमत काम करने का सोच रही है, आपको लगता है कौंसिल काम कर पाएगी? एक अदम इस्तेकाम की फ़ज़ा है मुल्क में, ज़ाहिर लोगों का जो एतमाद है वो ख़त्म हो रहा है इन्वेस्टर्स का। क्या ये कौंसिल लोगों का एतमाद बहाल करने में कामयाब हो पाएगी? और वज़ीर आज़म जो MD IMF से मुलाकात कर रहे हैं, ये सारी कोशिशें जो हैं ये कारगर होंगी? अच्छा देखें, जहाँ तक सरमायाकारी की काउंसिल का ताल्लुक है तो अभी मेरे ख्याल में बहुत सारी डिटेल्स आना बाकी हैं। और ये इस तरह के जो वन विंडो ऑपरेशन होती है इसकी बहुत अशद ज़रूरत हमेशा रही है हमें, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इधर उधर भागते हैं, उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी से अलग डील करना पड़ता है, उनको टैक्स अथॉरिटी से अलग डील करना पड़ता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बड़े मसले हैं, बिजनेस के सेटअप करने के बड़े मसले हैं, प्रोजेक्ट की जो है फंडिंग से रिलेटेड बड़े इश्यूज़ होते हैं, लोकल फाइनेंसिंग के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अगर इस तरह से गियर्ड है ये काउंसिल कि वन विंडो ऑपरेशन हो कि एक इन्वेस्टर अगर आता है मुल्क में और वो किस से डील करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पहला जो है वो प्लेटफॉर्म कौन सा हो। इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सेक्रेटरी जो हैं उनको टैग किया गया है कि वो इसको लीड करें और साथ में ऑफ कोर्स सारे स्टेक होल्डर्स हों, उसमें मिलिट्री एंड सिविलियन दोनों शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में अगर जो है इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और कमिटमेंट के साथ, कमिटमेंट तो खैर नज़र आ रही है कि सारे स्टेक होल्डर्स को बैक करें और जो टारगेटेड कंट्रीज़ हैं वो GCC हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इनके पास टन्स ऑफ जो है वो डॉलर्स हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस पिछले 2 सालों में ऊपर गई हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनके यहाँ जो है रेवेन्यूज़ बढ़े हैं और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े फंड्स उन्होंने बनाए हैं अपने, खुद $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट तो सऊदी अरेबिया खुद कर रहा है अपने मुल्क में। तो मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर में और उसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी में, FMCG में, फूड में, लॉजिस्टिक्स में, आप यू नेम इट, बहुत सेक्टर्स हैं, बहुत पोटेंशियल है जो इन्वेस्ट किया जा सकता है। बात यही है कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्रोफेशनल्स को साथ में डाला जाए, कॉम्पिटेंट टीम जो है एक ऐसी बनाई जाए जो अंडरस्टैंड करे सेक्टर्स को, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादातर देखा है जो लिस्ट है उसमें ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्ट्रीज और फिर जो आपकी मिलिट्री है इससे रिलेटेड लोग हैं। इसमें प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको साथ डाला जाए, मेरे ख्याल में फिर इफेक्टिव हो सकता है। और फिर ये देखा जाए कि IMF के साथ कैसे डील किया जाएगा, ये एक प्रॉब्लम ज़्यादा हमारे लिए बिल्कुल। आप साहब, ये डेफिनेटली थोड़ी सी चीज़ें अनफोल्ड भी होंगी, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर IMF का कर्जा हमें नहीं मिला तो डिफ़ॉल्ट ख़तरा बढ़ जाएगा। एक तरफ वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि हम IMF की हर शर्त तो नहीं मान सकते हैं। बजट में भी आपने देख लिया कि उन्होंने कहा सब्सिडी नहीं देनी, हमने सब्सिडी दे दी। ये कहा कि टैक्स जो है वो बढ़ाया जाए, हमने टैक्स बेस को कम कर दिया। आप 9 रोज़ बाकी रह गए हैं ये प्रोग्राम ख़त्म होने में। आपको लगता है कि IMF के साथ हमारी बात बन जाएगी इस सूरत हाल में और डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से भी हम बच जाएंगे? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है कि एक तो बात मैं ये कहूँ कि IMF के बगैर आप नहीं चल सकते। उसकी वजह ये है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट बड़ा प्लान, जिसे कहते हैं प्लान B, ये जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए मैं इसको प्लान B शायद उस तरह से कंसिडर ना करूँ। एक अच्छी डेवलपमेंट तो है, कमिटमेंट तो है, एक शुरू की गई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो की है इकॉनमी की, किसी भी इकॉनमी के लिए। तो डेफिनेटली इसकी तो बहुत ज़रूरत है और थी भी, लेकिन इसके साथ साथ जो IMF के साथ डील करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कर सकते कि हम IMF को बिल्कुल खैराबाद कहते हैं, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं हैं। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा नंबर बताता हूँ। अगले 6 महीने में आपको तकरीबन कोई $4.7 बिलियन कर्ज़ों की अदायगियाँ देनी है, बाहर के कर्जे जो आपके हैं, सिर्फ बाहर के। और आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ $4 अरब के हैं। तो आपने फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करनी है, इम्पोर्ट भी करनी है, क्योंकि इंडस्ट्री को भी चलाना है साथ साथ, और इम्पोर्ट चलाने के लिए आपको भी डॉलर्स चाहिए। तो अगर आपको रफली कोई $7-8 अरब चाहिए कम से कम अपनी इकॉनमी चलाने के लिए और कर्जों की अदायगियों के लिए, और आपके पास $4 अरब हैं, तो ये गैप बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं होगा मैनेज करना। और फिर दूसरी बात यह है कि आगे 2 महीने की ये गवर्नमेंट है, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, उसमें फिर वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती चीज़ों को, जैसे कि एक मैंडेटेड गवर्नमेंट करती है। फिर इलेक्शंस होने, फिर IMF आपका जनवरी और फरवरी में जाके आप बात करें, तो 6 महीने बीच में आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि इशू ये होगा कि अगर आपने करंट अकाउंट डेफिसिट या इंपोर्ट्स को मजीद रोका ताकि आप कर्जों की अदायगियाँ कर सकें, जैसे मैंने नंबर्स बताया कि कर्जे की अदायगियाँ ज़्यादा हैं, आपके रिजर्व्स कम हैं, तो फिर इम्पैक्ट आएगा, इंपोर्ट्स रोकनी पड़ेंगी, फूड की भी, फ्यूल की भी, एनर्जी की यानी कि, और आपके यहाँ जो मेडिसिन हैं। तो ये सब चीज़ों की ना शॉर्टेज हो सकती है मार्केट में आगे जाते हुए, और फिर महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है और इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा हो सकता है। तो ये सिचुएशन बुरी से बुरी होती जाएगी।
बहुत चैलेंजिंग होती जाएगी। तो मेरे ख्याल में आईएमएफ के साथ जल्द से जल्द कोई आप डिप्लोमेटिक चैनल्स आप एंगेज करें, कुछ भी करें, आईएमएफ को साथ ऑनबोर्ड करें और जो उन्होंने कहा है कुछ सही बातें भी हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। टैक्सेस सही जगह लगाएं, सब्सिडीज कम करें और टैक्सेस फॉर्मल सेक्टर पे कम करें और जहाँ नहीं है टैक्सेस वहाँ लगाएं, ताकि आपके यहाँ एक बैलेंस सही हो। क्योंकि आईएमएफ को आपको इन एनी केस जो है वो जिस तरह आपने खुद कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ करें, कोई तरीका करें कि भाई हो जाए ये डील, और डेफिनेटली ज़रूरी भी है हमारे लिए। दोस्त ममालिक की मदद भी हम मांग रहे हैं, हम उनसे भी कह रहे हैं, चीन ने हमारी मदद भी की, वज़ीर आज़म भी खुद कह रहे हैं कि हम चीन से ही बात करेंगे, दीगर ममालिक से ही बात करेंगे। फिर वज़ीर आज़म की जो एमडी आईएमएफ से मुलाकात है, आपको लग रहा है कि उसका नतीजा कुछ निकलेगा? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी आपको यही बात आपसे पूछने की कोशिश की कि 30 जून को हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, क्या उससे पहले हम कामयाब हो सकते हैं आईएमएफ से क़िस्त लेने में? देखिए, मुझे लगता नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता नहीं है। क्योंकि आप देखें आज हम 21 तारीख हो गई, अब बात कर रहे हैं 9 दिन बाकी हैं और 9 दिन में आईएमएफ का बोर्ड तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि कब उनकी बोर्ड मीटिंग है, उसमें हमें एजेंडा में ऑलरेडी नहीं है। तो ये तो बहुत ही एक इमरजेंट सिचुएशन होगी कि आप दिन रात लगाएं और फ़ौरन से आईएमएफ को किस तरह एंगेज करें और आईएमएफ फिर स्टाफ लेवल जो है वो पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो, उसके बाद वो फिर नोट लिखते हैं बोर्ड को, बोर्ड उसको देखता है, कंसिडर करता है, फिर हो तो ये 30 जून मुझे नहीं लगता, ये मेरे ख्याल में प्रोग्राम ही एंड हो जाएगा और ये फिर हमारे लिए मुश्किलात ज़्यादा हो जाएंगी। या तो हम कोई नया प्रोग्राम करें या इसको एक्सटेंड करें, या फिर ये जो 9 दिन है इसमें कोई मुझे तो 0.1% पॉसिबिलिटी लगती है, 99.9% नहीं लगती मुझे। तो अब यही है कि हमें जो है एटलीस्ट एक रिव्यू हम हो जाता तो इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि आईएमएफ का ये रिव्यू हो भी जाए, 3 रिव्यूज़ बाकी है, $2.6 बिलियन हमने लेने हैं टोटल और इस 9th रिव्यू को $1.2 बिलियन थे। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा कि आईएमएफ ऑन बोर्ड आए, ताकि हमारी जो इन्वेस्टर मार्केट्स हैं और क्रेडिट की मार्केट्स हैं, यानी कि बाहर जाके आप कर्जे जो लेते हैं अब आपको नहीं मिल रहे। आप देखें एलएनजी के जो आपने टेंडर किया था कल, वो परसों जो पिछले कुछ दिनों में किया था, उस पर टेंडर पे आपके यहाँ पार्टीज़ आपको एलएनजी बेचने के लिए नहीं आई हैं, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि आगे जाते हुए बैंक इनके पेमेंट कैसे करेंगे। सही बात है। तो ये हमें फ़ौरन से वॉर फुटिंग पे इसको देखना पड़ेगा कि आईएमएफ के साथ कैसे डील बनाई जाए। अगर वो कोई चीज़ें कह रहे हैं तो वॉर फुटिंग पे बजट में उसमें चेंजेस लेकर आए हम, और वो करें तो उसमें 2-3 चीज़ें ही वो कह रहे हैं, एमनेस्टी ना दें, सब्सिडी कम करें, टैक्सेस सही जगह लगाएं और आप जो है वो फॉरेक्स मार्केट को जो है काम करने दें। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बातें उनकी सही हैं। तो ये हम अगर फ़ौरन कर लें तो मेरे ख्याल में फिर आईएमएफ इमरजेंसी बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे कंसिडर कर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर हम नहीं चाहेंगे, हम अगर उसको प्लान बी कह रहे हैं और इसको प्लान ए कह रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हम शायद यही सोचें कि आईएमएफ प्रोग्राम। फिर इसका मतलब तो यही है ना कि ज़ाहिर पॉइंट 1 आपको भी उम्मीद है और ऐसी उम्मीद सबको ही है। अब हमें कर्ज नहीं मिलता, फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? मईशत की बदहाली है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, नौजवान इस मुल्क का मायूस होकर जो कि 60% आबादी मुश्तमिल है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। हर तरफ एक नाउम्मीदी है, एक बदहाली है। ये कैसे सब कुछ ठीक होगा? कितना अर्सा लगेगा? आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, अपने कर्जे जो है ना वो हमें कम करने पड़ेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। आईएमएफ ऑन बोर्ड आ भी गया, जो मैंने लास्ट बात की, फिर भी हम वो इनफ नहीं है, क्योंकि हमने अपना घर ठीक करना है, अपने खर्चे ठीक नहीं करेंगे, सही जगह टैक्सेस नहीं लगाएंगे, सही जगह सब्सिडी नहीं देंगे, टारगेट सब्सिडी, और बिजनेसेस के ऊपर टैक्सेस कम नहीं करेंगे, तो घर तो खुद सीधा नहीं होना। और अपने जो कर्जे हैं उनको रीस्ट्रक्चर ना करें, रीप्रोफाइल ना करें, बैठ के लेंडर्स के साथ बात ना करें हम, और आईएमएफ को ऑन बोर्ड लेने के बाद हमें रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ फिर भी जाना पड़ेगा, रीप्रोफाइलिंग की तरफ, या डेट को समाव हैंडल करना पड़ेगा अपने कर्जों को। तो ये तो आईएमएफ के साथ भी हमें करना है। तो आप ये ना समझेंगे आईएमएफ अभी भी आ गया फ़ौरन तो हमारे समझ से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आईएमएफ को साथ लेके आपने अपना घर फिर भी ठीक करना है, रिफॉर्म्स करने हैं आपने, ये सब करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी अगर आईएमएफ ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।